Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था हमारे मैक्रो का चैप्टर नंबर 5 मनी का वन शॉट रिवीजन। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, लाइक 25 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा था काफी डिटेल के अंदर। अब आज हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। अगेन एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। और आपकी बुक्स के अंदर जो साइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है बॉक्सेस के अंदर, जो हॉट्स गिवन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है, वो क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, बट लास्ट में कवर करे। पहले पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से कंट्री के अंदर मनी क्रिएट करते हैं, पैसे की सप्लाई करते हैं। देखो, हमारे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनी के सप्लायर्स कौन कौन होते हैं। पहले नंबर पर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई। आरबीआई मनी का सप्लायर है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पेपर नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, सिवाय 1 रुपी नोट। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, आरबीआई सारे के सारे नोट्स इशू करता है। तो समझ में आ गया, पहले नंबर पर करेंसी कौन सप्लाई करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे के सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे मनी के सप्लायर के अंदर हमारी सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो उस बचे हुए 1 रुपए के नोट को इशू करती है, प्लस साथ में जितने भी कॉइन्स है उन कॉइन्स को इशू करती है। तो आरबीआई का क्या काम है? सारे के सारे पेपर नोट्स को इशू करना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। हमारी गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम है? उस बचे हुए 1 रुपए के नोट को इशू करना, प्लस सारे के सारे कॉइन्स को इशू करना। अब थर्ड नंबर पर मनी के सप्लायर में आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जो हम आम जनता के साथ में डील करते हैं। हमें जब हमारा पैसा जमा कराना होता है तो हम पैसा कहाँ जमा कराते हैं? एसबीआई के अंदर, पीएनबी के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, आईसीआईसीआई के अंदर, यस बैंक के अंदर, देना बैंक के अंदर। ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। यहाँ पर हम हमारा पैसा डिपॉजिट कराते हैं और जब हमें लोन की जरूरत होती है यहीं से हम लोग पैसा बोरो करते हैं। तो थर्ड सप्लायर कौन है मनी का? कमर्शियल बैंक्स है। अब देखो, कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली कोई नोट्स इशू नहीं करते, कोई कॉइन्स इशू नहीं करते जैसे आरबीआई करता है या फिर गवर्नमेंट करती है। फिर भी कमर्शियल बैंक्स कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग जो बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उसी पैसे से ये कमर्शियल बैंक्स दूसरे लोगों को क्या देते हैं? लोन देते हैं। और इस तरह से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं। तो यही हमें पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स होते क्या है। कमर्शियल बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब पैसों में डील करते हैं, दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि हम हमारा पैसा कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक्स के अंदर। एंड एडवांसेस लोन्स टू द जनरल पब्लिक, और जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है हम कहाँ से पैसा बोरो करते हैं? कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करते हैं। एग्जाम्पल आप सब जानते हो, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, यस बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। ये बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक्स है। अब हमें पढ़ना है भाई, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं, ये किस तरह से पैसा क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो देखो, इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में 2 अजम्पशंस रखने हैं। 2 अजम्पशंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन ये है कि कंट्री के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है ना, वो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट मतलब चाहे मैं एसबीआई में पैसा जमा कराऊं, चाहे मैं पीएनबी में पैसा जमा कराऊं, चाहे मैं एचडीएफसी में कराऊं, चाहे मैं देना बैंक में कराऊं, ये सारे के सारे बैंक्स क्या है? एक ही बैंक है। ये पूरे के पूरे बैंक्स क्या है? एक सिंगल यूनिट है। तो पहला अजम्पशन है ऑल बैंक्स आर अज्यूम्ड टू बी अ सिंगल यूनिट। दूसरा अजम्पशन हम लोग क्या मान के चलेंगे कि एक कंट्री के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसे का जितना भी लेन देन हो रहा है, वो सारा का सारा लेन देन कैसे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल भी कैश के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं? बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं। यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चेक्स के थ्रू होते हैं। तो ये अजम्पशंस आपको 2 दिमाग में रखने हैं। इस अजम्पशन के बेसिस पर ही हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स है वो सारे के सारे बैंक्स क्या है? एक सिंगल यूनिट है। दूसरा, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसे का जितना भी लेन देन हो रहा है, सारा का सारा लेन देन कैसे हो रहा है? चेक्स के थ्रू हो रहा है। ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली हो रहा है, बैंक्स के थ्रू हो रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। तो चलो भाई प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस पहले मैं आपको एक बार ऐसे समझाती हूँ, उसके बाद में थ्योरेटिकली समझाऊंगी। देखो ध्यान से समझना। मैं गई बैंक के अंदर और बैंक में जाकर मैंने मेरा पैसा क्या करा, डिपॉजिट कराया। मैं बैंक के अंदर गई, मैंने जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया। मैं कहती हूँ 1000 रुपए, ये मैंने क्या कराए, जमा कराए। अब आप सबको पता है ये 1000 रुपए बैंक्स अपने पास में नहीं रखते। इस 1000 रुपए से बैंक क्या कर देते हैं, दूसरे लोगों को लोन दे देते हैं। मैंने 1000 रुपए जमा कराए, तो बैंक क्या करेंगे, इस 1000 रुपए में से कुछ पैसा अपने पास में रखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं, रिजर्व बोलते हैं। कुछ पैसा अपने पास में एज अ रिजर्व रखेंगे कि कभी भी मैं बैंक से अपना पैसा वापस लाने गई या फिर मैंने एटीएम के थ्रू निकालने की कोशिश करी, तो मुझे देने के लिए बैंक के पास में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा बैंक अपने पास में रखते हैं। मैंने कहा 10% एज अ रिजर्व रख लिया, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। बैंक ने अपने पास में 100 रुपए एज अ रिजर्व रखा और बाकी के बचे हुए 900 रुपीज को बैंक क्या कर देते हैं, दूसरों को लोन पर दे देते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस समझ में आया कि मैं बैंक के पास में गई, मैंने 1000 रुपीज जमा कराए। बैंक इस पूरे के पूरे पैसे को अपने पास में नहीं रखते, इसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास में रखते हैं ताकि मुझे दे दे जब मैं मांगने आऊं, और बाकी पैसे को बैंक क्या कर देते हैं, लोन पर दे देते हैं। तो 900 रुपीज बैंक ने लोन पर दे दिए। अब मैं कहती हूँ एक्स आया और एक्स ने ये पैसा लिया लोन पर। अब बैंक क्या करेंगे, जब इसको ये पैसा लोन पर देंगे तो डायरेक्टली इसको कैश नहीं देंगे। सारी की सारी चीजें यहाँ पर कैसे होती हैं, बैंक्स के थ्रू होती हैं, चेक्स के थ्रू होती हैं। तो बैंक डायरेक्टली एक्स को ये सारा का सारा पैसा कैश में नहीं देगा, उसके बजाय बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा भाई एक्स ये तुम्हारा अकाउंट है हमारे बैंक के अंदर, यहाँ पर हम लोग एक क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं। हम लोग इसमें लिख देंगे कि आपके अकाउंट में 900 रुपए हैं, तो एक्स को दिखेगा उसके अकाउंट में 900 रुपए हैं। बैंक ने दिखा दिया, एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि एक्स के अकाउंट में 900 रुपए हैं। अब एक्स इस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, तभी वो पैसा लेने आया है। सपोज एक्स ने इस पैसे को खर्च करा, एक्स ने इस पैसे को खर्च करा। एक्स पैसा कैसे खर्च करेगा, सिर्फ बैंक के थ्रू, सिर्फ चेक के थ्रू, कैश में डील नहीं करेगा, ये हमारा अजम्पशन है। एक्स ने ये पैसा दिया वाई को, और वाई को पैसा कैसे दिया, चेक इशू करके दिया। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पापा स्कूल की फीस पे करते हैं तो कई बार वो चेक इशू करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपके पापा के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और पैसा कौन से अकाउंट में आ जाएगा, स्कूल के अकाउंट में आ जाएगा। तो एक्स ने ये 900 रुपीज किसी वाई को दिए, चेक इशू करके दिया, तो एक्स के पास से पैसा गया, बट पैसा किसके अकाउंट में आ गया, वाई के अकाउंट में आ गया। अगेन वाई के अकाउंट में आया, सारे के सारे बैंक्स क्या हैं, एक ही बैंक है, मतलब वाई के अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 900 रुपए आ गए। अगेन ये 900 रुपए क्या है, बैंक के अंदर डिपॉजिट है। अगेन बैंक क्या करेगा, इसका 10%, 900 का 10% मतलब 90 रुपीज अपने पास में रखेगा एज अ रिजर्व, कि कभी भी सामने वाला लेने आ जाए तो उसे देने के लिए चाहिए, और बचा हुआ 810 रुपीज किसी और को एज अ लोन दे देगा। अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई जेड पर्सन आता है इस पैसे को लोन पर लेने के लिए, ठीक है भाई, जेड को लोन दे दिया। लोन कैसे देंगे कि भाई जेड के अकाउंट में दिखा दिया कि जेड आपके अकाउंट में 810 रुपीज क्रेडिट हो चुके हैं। अब जेड अगर इस पैसे को किसी और को देगा तो जेड यहाँ से चेक इशू करेगा, जेड के अकाउंट से पैसा जाएगा, बट किसी और के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और सारे के सारे बैंक्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या अजम्पशन ली है कि एक ही बैंक है, यानी कि किसी और के अकाउंट में 810 रुपीज आ गए। अगेन इसका 10% रखा जाएगा, बाकी पैसे को लोन पर चढ़ा देंगे। तो इस तरह से पैसे को लोन पर देकर कमर्शियल बैंक्स भी पैसे को क्रिएट करते हैं, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई करते हैं। अब इसे थ्योरेटिकली कैसे लिख कर आओगे, देखो, बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये जो बैंक्स होते हैं यहाँ पर लोग अपना पैसा जमा कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गई थी और मैंने बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराया था 1000 रुपीज। इस 1000 रुपीज को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स। Banks keep cash reserves from these deposits and lend money many times more than their cash reserves. बैंक क्या करते हैं, इस पैसे से अपने पास में कुछ रिजर्व रखते हैं और बाकी बचे हुए पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं और कई गुना ज्यादा कंट्री के अंदर पैसा क्रिएट करते हैं। Banks do not lend money in the form of cash but make a credit entry in the accounts of the borrower. These credit entries are called secondary deposits. इन्हें हम derivative deposits भी बोलते हैं। अब देखो, बैंक ने जिस पर्सन को लोन पर पैसा दिया उसे डायरेक्टली बैंक कैश नहीं देता। कैश देने की बजाय बैंक क्या करता है, उसके अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री कर देता है। यहाँ पर एक्स के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हुई थी, यहाँ पर जेड के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हुई थी, तो बैंक क्या करता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देता है, उसे डायरेक्टली कैश
नहीं देता और फिर इसी पैसे को जो बैंक ने दूसरों को उधार दिया है, इस पैसे को बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं इस पैसे को? सेकेंडरी डिपॉजिट। जो मैंने ओरिजिनली जमा कराया था उसे तो बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और जो बैंक ने पैसा क्रिएट करा है लोन देकर उसे बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। The borrowers can issue checks against loan in these accounts। अब जो borrowers हैं वो इस पैसे को डायरेक्टली निकलवाते नहीं है, उन्हें अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो चेक इशू करते हैं, उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है और पैसा किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में चल जाता है। इनडायरेक्टली वो पैसा दोबारा से बैंक के अंदर ही आ गया। और यही प्राइमरी डिपॉजिट जो मैंने जमा कराए थे और सेकेंडरी डिपॉजिट जो बैंक ने लोन देकर क्रिएट करे, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। ये वो पैसा है जो सामने वाला कभी भी एटीएम के थ्रू निकलवा सकता है, कभी भी चेक्स इशू करके निकलवा सकता है, यानी कि कभी भी डिमांड पर सामने वाला इस पैसे को निकलवा सकता है। तो समझ में आया कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स पैसे को क्रिएट करते हैं। These demand deposits are many times more than the cash reserves of the commercial bank। कमर्शियल बैंक जितना अपने पास में रिजर्व रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स इस तरह से पैसा क्रिएट कर देते हैं। पैसे से पैसा क्रिएट कर रहे हैं, लोन दे देकर पैसा क्रिएट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक चीज आएगी कि मान लो कोई बंदा अपने 100 रुपए से ज्यादा विड्रॉ करवाने आ गया, तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट में 100 रुपए रिजर्व रखे थे, बट मान लो मैं 300 रुपए निकलवाने अगर आ गई तो भाई बैंक्स का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन अपना पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन बैंक आ गए अपना पैसा निकलवाने के थ्रू। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, और हम अकेले थोड़ी ना जो बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो दूसरों के अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट हो जाता है, बैंक इसे मैनेज कर लेते हैं। ऑल दीज डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई, और इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं और इसी को बोला जाता है मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स या फिर बैंक मनी। क्या कहते हैं इसे? बैंक मनी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसी चीज को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करो, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और आपको एक टेबल बना के आनी है। सपोज मैं कहती हूँ इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं? 1000 रुपीज है। मैं बैंक में गई और मैंने बैंक में जाके 1000 रुपए डिपॉजिट कराए। मैंने कहा CRR कितना है? 10% है। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये CRR RBI डिसाइड करता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है कि भाई कमर्शियल बैंक्स आपको इतना CRR रखना है, मेंटेन करना है अपने डिपॉजिट्स का, और ये पैसा आप मेरे पास में रखवाओगे, आप खुद के पास में भी नहीं रखोगे। तो ये CRR 10% है, यानी कि रिजर्व्स कितने हैं? 10% है। तो मैं गई, मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, CRR 10% है, यानी कि 1000 का अगर आप इस तरह से 10% निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 100 रुपीज आएगा। 100 रुपीज एज अ रिजर्व रखना है, बाकी के 900 रुपीज को एज अ लोन किसी को दे दिया। अब लोन दिया, सामने वाले ने किसी को चेक इशू करा, उसके अकाउंट से पैसा गया, बट दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसा आया। अगेन बैंक के पास में 900 रुपए है, बैंक 10% अपने पास में रखेगा और बाकी का पैसा लोन पर दे देगा। इस बंदे ने भी किसी ना किसी को चेक इशू करके पेमेंट करी होगी, इसके अकाउंट से पैसा गया होगा बट किसी और के अकाउंट में पैसा आया होगा, फिर 10% रिजर्व रखा जाएगा, बाकी पैसे को लोन पर चढ़ा देंगे। तो ये प्रोसेस एज इट इज ही चलता जाता है। कब तक चलता जाएगा? जब तक ये टोटल डिपॉजिट 10,000 ना हो जाए, ये लोन का अमाउंट 9,000 ना हो जाए और ये कैश रिजर्व्स का अमाउंट 1000 ना हो जाए। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक चीज आएगी कि मुझे कैसे पता चला कि इतना होने तक हमें ये प्रोसेस चलाना है, ये प्रोसेस इतना होने तक चलता जाना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये जो प्रोसेस चला है, ये जो पैसा क्रिएट हुआ है, इसे बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि इस तरह से पैसा बना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है 1/CRR। क्या फॉर्मूला है? 1/CRR। कैसे निकालोगे? 1/CRR कितना है यहाँ पर? 10%। कितना है? 10% है। तो 1 नीचे से अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाता है, तो ये कितना हो गया? 100/10। अगर आप काटोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब ये है 10 टाइम्स। कितना आया? 10 टाइम्स। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो पैसा मैंने डिपॉजिट करवाया था उसका 10 टाइम्स ना हो जाए, यानी कि 1000 इंटू 10, जब तक ये 10,000 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखो जितना ज्यादा ये CRR होगा, ये पैसा कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली ये पैसा किसी काम नहीं आ रहा। ये जो दोबारा डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं वो कौन से पैसे से क्रिएट हो रहे हैं? जो पैसा लोन पर चढ़ाया जा रहा है। तो ये पैसा तो क्या है? वेस्ट है, जो बैंक के पास में एज इट इज रहा है।
ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सीआरआर ज्यादा होगा, ये 10% की बजाय मान लो 20% हो गया, अगर ये सीआरआर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इस पैसे में कमी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20% हो गया मतलब ये कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना रहेगा सिर्फ 800 रहेगा। तो अगर ये सीआरआर ज्यादा हो जाता है तो बैंक्स लोन पर पैसा कम दे पाएंगे, लोन्स पर पैसा कम दे पाएंगे यानी कि बैंक्स मनी कम क्रिएट कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, इस सीआरआर और बैंक्स जो मनी क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर ये सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंक्स कम पैसा जनरेट कर पाएंगे, वहीं अगर ये सीआरआर कम हो जाता है, मैं कहती हूँ सीआरआर सिर्फ 5% ही हो गया, तो बैंक्स अपने पास में और कम पैसा रखेंगे, 50 रुपए ही रखेंगे और ज्यादातर लोगों को लोन पर पैसा चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक्स लोगों को पैसा कम दे पाएंगे। Besides this CRR, banks also hold cash reserves as vault cash. इस CRR के अलावा बैंक्स अपने पास में और एक्स्ट्रा पैसा भी रखते हैं, जिस पैसे को वो ड्यूरिंग इमरजेंसी काम में ले सकते हैं, जिस पैसे को बोला जाता है वॉल्ट कैश। ऑब्वियस ही बात है, अगर अपने पास में पैसा ज्यादा रखेंगे तो बैंक्स लोगों को लोन पर पैसा कम दे पाएंगे, तो इन दोनों के बीच में भी वही नेगेटिव रिलेशन है। तो ये समझ में आ गया कि भाई कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसा क्रिएट करते हैं। अब आगे बात आती है सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखो सीआरआर मैंने आपको पीछे बता ही दिया, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखवाना पड़ता है, इसे बोला जाता है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। और देखो ये आरबीआई ही डिसाइड करता है कि 10% रखना है, 15% रखना है, 20% रखना है। कमर्शियल बैंक्स को कंपल्सरीली ये रिजर्व आरबीआई के पास में रखवाना ही पड़ता है। तो सीआरआर कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक्स को कंपल्सरीली ये सीआरआर आरबीआई के पास में रखवाना ही पड़ता है। जो रिजर्व वाला पैसा था जो पीछे हम लोगों ने देखा था, ये कंपल्सरीली कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास में रखवाना ही पड़ता है। इसीलिए इसे बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई। ये पैसा कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है। अब बात आती है भाई क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 1/CRR कर दो, यानी कि 1/10% कर दो, तो ये कितना आएगा 1/10%, साइन हटा ऊपर 100 आ गया, तो कितना आया था 10 टाइम्स। कि अगर आपने CRR 10% रखा है तो उससे हम कितना गुना पैसा क्रिएट कर पा रहे हैं कंट्री के अंदर, 10 गुना। वो 1000 जो मैंने जमा कराया था वो फाइनली कितना बन गया था, 10,000 बन गया था। तो ये जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो यही बताता है कि इतने CRR से कंट्री के अंदर कितना पैसा और ज्यादा क्रिएट करा जा सकता है। Credit multiplier means number of times the commercial banks can create credit per unit of their cash reserves with the RBI। वही लिखा हुआ है कि RBI के पास में जो रिजर्व रखवा रहे हैं उसके हिसाब से कमर्शियल बैंक्स कितना और पैसा क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, 1/CRR। और क्रेडिट मल्टीप्लायर को ही डिनोट करा जाता है कौन से साइन से, के साइन से। तो के इज इक्वल टू 1/CRR। Credit multiplier shows the maximum amount of money that the commercial banks can create given their cash reserves। ये जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है कि 10 गुना आता है, 20 गुना आता है, ये वो मैक्सिमम पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स जनरेट कर सकते हैं इतना सीआरआर साइड में रख के। देखो पीछे मैंने बताया था ये 10,000 कब आया था, जब ये हमारा 10 टाइम्स निकला था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आया 10,000। तो ये मैक्सिमम पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं इतना सीआरआर साइड में रख के, इससे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया कि भाई कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसे को क्रिएट करते हैं, साइड में कुछ रिजर्व रखते हैं, बाकी पैसे को लोगों को लोन पर देते हैं और उसी से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कंट्री के अंदर पैसा क्रिएट करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। आगे बात आती है द सेंट्रल बैंक। अब हम लोग बात करेंगे भाई सेंट्रल बैंक के बारे में। देखो हर कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स है, पूरी की पूरी कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम का एक पापा होता है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, सब कमर्शियल बैंक्स का एक पापा है जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और उस बैंक को बोला जाता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है, सारे के सारे बैंक्स का पापा है। That controls the entire banking system, जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। और हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो हम हमारे डिपॉजिट्स कहाँ जमा कराते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास में। हमें अगर लोन की जरूरत है हम कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास में जाते हैं। बट सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स का भी तो कोई बैंक होना चाहिए जहां पर कमर्शियल बैंक्स खुद का पैसा डिपॉजिट करा सके।
जहां से कमर्शियल बैंक्स खुद लोन ले सके। इसी तरह से एक सरकार का भी बैंक होना चाहिए जहां पर सरकार अपने पैसे को जमा करा सके और जहां से सरकार भी लोन ले सके। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये हमारी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है और हमारी सरकार का भी बैंक है। ये सबसे ऊपर है, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम का पापा है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कंट्री के अंदर सारे के सारे नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट और कॉइन्स के अलावा बाकी सारी की सारी करेंसी इशू करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। इसी को बोला जाता है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। क्या कहते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये तो सिंपल सा है, याद रहेगा कि सेंट्रल बैंक सारे के सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। सेकेंड बात आती है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरह से हमारा बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक हमारे बैंक होते हैं, उसी तरह से सरकार को भी तो बैंक की जरूरत है। सरकार को भी अपना पैसा जमा कराना होता है, सरकार को भी लोन लेना होता है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारी सरकार का भी बैंक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार का बैंकर भी है, यानी कि सरकार के पैसे को जमा भी करता है, सरकार को लोन भी देता है, सरकार का एजेंट भी है और सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना। जो आरबीआई है वो हमारी गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। भाई एज अ बैंकर वो क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करता है और गवर्नमेंट को लोन भी देता है। एज एन एजेंट वो क्या करता है? एज एन एजेंट वो क्या करता है? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें मार्केट में सेल भी करता है और परचेज भी करता है। तो एज एन एजेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और एज एन एडवाइजर क्या करता है? इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे कंट्री के अंदर मनी मार्केट हमारा स्टेबल रहे, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? यहाँ पर सेंट्रल बैंक का है। तो तीनों काम करता है, सरकार का बैंकर भी है, सरकार का एजेंट भी है, सरकार के बिहाफ पर सरकार की सिक्योरिटीज को बाय और सेल भी करता है और टाइम टू टाइम सरकार को मनी से रिलेटेड चीजों पर एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जिस तरह से हमारे बैंक्स कमर्शियल बैंक है उस तरह से कमर्शियल बैंक्स के भी बैंक होने चाहिए। तो ये जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। The central bank accepts deposits from commercial banks and offers them loan। जिस तरह से हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कराते हैं, सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स भी अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं? आरबीआई के पास में। और जब कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसे की कमी होती है, उन्हें लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा बोरो भी किससे करते हैं? आरबीआई से। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। ये जो सेंट्रल बैंक है ये कमर्शियल बैंक्स को एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। तो अभी के लिए इसका सिर्फ नाम याद कर लो, अभी आगे फंक्शंस के अंदर हम लोग क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है। The central bank ensures that commercial banks follow directions issued by it। देखो ये जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक का बैंकर तो है ही, प्लस ये साथ साथ में सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। ये कमर्शियल बैंक्स को मॉनिटर भी करता है, उन्हें गाइड भी करता है, उन्हें सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज मतलब उनमें नजर रखता है कि कमर्शियल बैंक सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सेंट्रल बैंक ये मेक श्योर करके रखता है कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की डायरेक्शंस को फॉलो करे, उसके निर्देश, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। और अगर कमर्शियल बैंक्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते तो सेंट्रल बैंक जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को बंद भी करवा सकता है। फोर्थ फंक्शन आता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? जब हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, हमारे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, तो हम लोग किसके पास में जाते हैं? पापा या मम्मी के पास में। सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उन्हें कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल मदद नहीं मिल रही, वो बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो वो लास्ट में जब पैसा कहीं से अरेंज नहीं कर पाते तो वो किसके पास में जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पाता, कहीं से मदद नहीं हो पाती, तो कमर्शियल बैंक्स अपने पापा के पास में जाते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं। फिफ्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी है, जितना भी यूएस डॉलर है, जितना भी ब्रिटिश पाउंड है, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी है, सारी की सारी फॉरेन करेंसी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। सेंट्रल बैंक सोल कस्टोडियन है कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व का। हमारे देश के पूरे फॉरेक्स रिजर्व किसके पास में होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास में होते हैं। और सेंट्रल बैंक एक काम और करता है यहाँ पर, मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास में ये यूएस डॉलर है,
ये हमारे पास में यूएस डॉलर है। हम लोग चाहते हैं कि यूएस डॉलर मार्केट में सस्ता हो जाए, यूएस डॉलर क्या हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाए। तो कोई भी चीज सस्ती कब होती है, जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है। कोई भी चीज सस्ती कब होती है, जब उसकी सप्लाई ज्यादा है, कि प्रोड्यूसर के पास में उसकी बहुत सारी सप्लाई है, बहुत सारा स्टॉक है, तो वो चीज सस्ती हो जाएगी। कोई भी चीज महंगी कब होती है, जब उस चीज की कमी होती है। तो हम चाहते हैं यूएस डॉलर जो है वो मार्केट में सस्ता हो जाए। तो ये आरबीआई क्या करेगा, इस यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देगा। आरबीआई क्या करेगा, यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देगा। सेल करेगा मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या आ गया, यूएस डॉलर आ गया। इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर आ गया मतलब यूएस डॉलर की क्या हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो अपने आप यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। वहीं आरबीआई चाहता है मार्केट के अंदर मान लो यूएस डॉलर जो है वो महंगा हो जाए। अब कोई भी चीज महंगी कब होती है, जब उसकी सप्लाई कम होती है। तो आरबीआई बहुत सारा यूएस डॉलर क्या कर लेगा, खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। जब वो परचेज कर लेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, यूएस डॉलर की कमी आ जाएगी। यूएस डॉलर की कमी आ जाएगी तो अपने आप यूएस डॉलर की जो मार्केट में प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जब भी किसी चीज की कमी होती है उसकी प्राइसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज with a view to achieving stability of exchange rate for the domestic currency। इसी को मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। जब कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि कंट्री का सेंट्रल बैंक जानबूझ के फॉरेन करेंसी को सेल करता है या परचेज करता है ताकि एक्सचेंज रेट के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सोल कस्टोडियन है। हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। अब नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो ये पीछे भी आया था, तब मैंने आपको बोला था मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब घर खाली करना। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझना। मैंने कहा ये है एचडीएफसी बैंक और ये है एसबीआई बैंक। ये दोनों क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स है, और सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स का अकाउंट किसके पास में होता है, आरबीआई के पास में। सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स का अकाउंट कौन खोलता है, आरबीआई को होता है। आरबीआई इनका बैंकर है। जिस तरह से ये हमारे बैंकर है, इनका बैंकर कौन है, आरबीआई है। मैं कहती हूँ एचडीएफसी को एसबीआई को पे करने हैं कितने रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बाय वे ऑफ चेक पे करने हैं। और एसबीआई को एचडीएफसी को पे करने हैं कितने रुपए, 15,000 रुपए। तो इनका ये जो काम है कि एचडीएफसी को एसबीआई को पे करना है, एसबीआई को एचडीएफसी को पे करना है, ये इनका काम डायरेक्टली कौन कर देता है, आरबीआई कर लेता है। कैसे कर लेता है भाई, ये इसे 10,000 देगा, ये इसे 15,000 देगा। तो देखा जाए तो कुल मिला के इसके पास में अगर 5,000 रुपए आ जाए, अगर एसबीआई एचडीएफसी को 5,000 रुपए दे दे बैलेंसिंग फिगर, तो ये काम हो जाएगा। तो ये काम डायरेक्टली आरबीआई कर देता है। आरबीआई के पास में दोनों का बैंक अकाउंट है। आरबीआई एसबीआई के अकाउंट से एचडीएफसी के अकाउंट में डायरेक्टली 5,000 रुपीज डाल देगा और इन दोनों का ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है, घर खाली करने का काम करता है। दोनों के चेक्स हैं, द चेक्स ऑफ टू बैंक्स आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक। दोनों के चेक्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का अकाउंट कौन से के पास में है, आरबीआई के पास में है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कैश का ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्टली आरबीआई एसबीआई के अकाउंट से एचडीएफसी के अकाउंट में 5,000 रुपीज डालेगा और इन दोनों का काम हो जाएगा। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देखो ये एक लास्ट फंक्शन भी है और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इस चैप्टर का एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हमें लास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ना है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि कमर्शियल बैंक्स भी कंट्री के अंदर पैसा क्रिएट करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। मनी के सप्लायर्स 3 लोग हैं। आरबीआई क्या करता है, सारे के सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे के सारे कॉइन्स इशू करती है और 1 रुपी नोट इशू करती है। और कमर्शियल बैंक्स भी कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई करते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं। कैसे, जो पैसा हम लोग कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कराते हैं उसमें से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स अपने पास में एज अ रिजर्व रखते हैं, बाकी के पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर देके कमर्शियल बैंक्स कंट्री के अंदर पैसा क्रिएट करते हैं। इसी को बोला जाता है कि भाई कमर्शियल बैंक्स भी क्या करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मनी सप्लाई। और इसी को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, यही क्या था, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो जो सेंट्रल बैंक है वो इस मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ज्यादा पैसा क्रिएट कर देंगे कमर्शियल बैंक्स तो वो भी गलत है, और कम पैसा क्रिएट करेंगे तो वो भी गलत है। इन दोनों ही सिचुएशन से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है और डिफ्लेशन आ सकता है। इसलिए सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो मान लो कमर्शियल बैंक्स ने कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैसा क्रिएट कर दिया, बहुत ज्यादा लोगों को लोन पर देके पैसा क्रिएट कर दिया। पैसा क्रिएट कर दिया मतलब लोगों के हाथ में क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा है। लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे,
डिमांड करेंगे। जब पैसा ज्यादा होता है तो हम भी डिमांड करते हैं। जब हम डिमांड ज्यादा करते हैं तो हर चीज की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि महंगाई आ जाएगी। और उसी महंगाई को बोला जाता है इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो वो भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना पड़ेगा। वहीं मैं कहती हूँ कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो पैसा क्रिएट ही नहीं करते, लोन देने में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इजीली लोगों को लोन ही नहीं देते। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंट्री के अंदर लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, लोन नहीं मिल रहा, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम है। पैसा कम है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर ने इतना सारे गुड्स बनाए हैं वो कौन खरीदेगा। प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को गिराना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरती हैं उसे बोला जाता है कि कंट्री के अंदर क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है, कंट्री हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। और इसी तरह से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, हमारे सेंट्रल बैंक का। आई बात समझ। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक, कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सेंट्रल बैंक हम लोगों ने देख ही लिया, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, जहां पर हम हमारे पैसे को डिपॉजिट कराते हैं और जहां से हम लोग लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, यस बैंक, देना बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक है, हमारी कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम का ये पापा है। जिस तरह से हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं और जब लोन लेना होता है तो कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं, सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स भी अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, आरबीआई के पास में। और जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक्स भी लोन किससे लेते हैं, खुद के बैंक से, यानी कि आरबीआई से। तो ये जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, ये आम जनता के साथ में डील नहीं करता, ये जनरल पब्लिक के साथ में डील नहीं करता। ये किसका बैंक है, हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स का बैंक है और हमारी गवर्नमेंट का बैंक है। सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, जो आम जनता के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और आम जनता को लोन देते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, नोट्स इशू करता है कंट्री के अंदर, और मैंने बता दिया मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, पीछे बताया, ताकि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ना आए या फिर डिफ्लेशन ना आए। जबकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो किसी भी तरह से नोट्स इशू नहीं करते, कॉइन्स इशू नहीं करते, फिर भी वो पैसा क्रिएट करते हैं, फिर भी वो मनी जनरेट करते हैं। कैसे, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू। क्रेडिट क्रिएशन जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, डिपॉजिट में से कुछ पैसा रिजर्व रखा, बाकी पैसा लोगों को लोन पर दे दिया। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं, इसे बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक जो है वो सोल कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व का। हमारे देश के पास में जितनी भी फॉरेन करेंसी है, यानी कि यूएस डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है। कमर्शियल बैंक्स कभी भी अपने पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व नहीं रखते। नोट्स इशू करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। कमर्शियल बैंक कभी भी नोट इशू नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि कंट्री की ग्रोथ हो, कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, किसी तरह के उतार चढ़ाव ना आए, इन्फ्लेशन ना आए, डिफ्लेशन ना आए। जबकि कमर्शियल बैंक्स को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनका मेन पर्पस क्या है, खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो ये छोटा सा डिफरेंस था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो आरबीआई है, वो कैसे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई मतलब लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे कैसे कंट्रोल करता है। देखो, लोगों के हाथ में अगर पैसा ज्यादा होगा, यानी अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इमेजिन करो हमारे हाथ में पैसा ज्यादा है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा करेंगे तो अपने आप चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, प्रोड्यूसर की सप्लाई लिमिटेड है, सबको वो बेच नहीं सकता, तो अपने आप चीजों की प्राइसेस बढ़ने लग जाती है और कंट्री के अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। तो वो भी कंट्री के लिए सही नहीं है। वहीं अगर मैं कहूं मनी सप्लाई कम है, हम लोगों के हाथ में पैसा कम है, हम लोगों के हाथ में पैसा कम है, हम डिमांड नहीं करेंगे तो जो बेचारा प्रोड्यूसर है, उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो खराब होगा, तो प्रोड्यूसर को प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी, हर चीज की प्राइसेस गिरेंगी कंट्री के अंदर, तो कंट्री में क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा। तो कंट्री हमेशा बैलेंस में सही रहती है, ना इन्फ्लेशन में ना डिफ्लेशन में। तो सेंट्रल बैंक इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब देखो, हम लोगों ने देख लिया कि कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उसी से कमर्शियल बैंक्स दूसरे लोगों को लोन देकर पैसा क्रिएट करते हैं। और इस फंक्शन को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्या कहा जाता है इसे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसे कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स।
दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में 6 चीजें हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। और क्वालिटेटिव में 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। सबसे पहले क्वांटिटेटिव के सारे पढ़ेंगे, फिर क्वालिटेटिव के सारे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो टोटल मनी सप्लाई है वो इफेक्ट होगी। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंट्री के अंदर पूरी की पूरी मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? या तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी या मनी की सप्लाई कम होगी। अब ध्यान से समझना, पहला कौन सा है? बैंक रेट। देखो बैंक रेट क्या है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends money to the commercial banks। देखो जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना होता है ना। सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन है? ये एक कमर्शियल बैंक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस कमर्शियल बैंक का नाम है एसबीआई, और इसका बैंक कौन है? इसका बैंक है आरबीआई, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक। तो हो सकता है ना कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई से लोन लेते हो। तो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो मुझे बताओ कमर्शियल बैंक्स को भी तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता होगा ना। जैसे हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो हम भी तो कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक्स को भी बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इसी इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। क्या कहते हैं? बैंक रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। समझ में आ गया? जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो उन्हें भी बदले में इंटरेस्ट पे करना होता है, और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। अब ध्यान से समझना, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है इसको बोला जाता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है। पैसा ज्यादा है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, तो इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई ज्यादा है तभी लोग डिमांड कर रहे हैं, तभी हर चीज की प्राइसेस बढ़ रही है। तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। अगर ये इंटरेस्ट की रेट पहले 10% थी, आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 20% कर दी, तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन नहीं लेंगे। इजीली लोन नहीं लेंगे ना, ज्यादा इंटरेस्ट देके लोन क्यों लेंगे? कमर्शियल बैंक्स अगर खुद लोन कम लेंगे तो आम जनता को भी लोन कम देंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास में ही अगर पैसा नहीं है तो आम जनता को कैसे पैसा दे देंगे? आम जनता को भी वो इजीली लोन नहीं देंगे। आम जनता को लोन नहीं देंगे तो आम जनता के हाथ में पैसे की कमी आएगी, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो वो अपने आप डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो करेक्ट होगी, यानी कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब चीजों की प्राइसेस गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे डिमांड? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है। तो आरबीआई इस इंटरेस्ट की रेट को कम कर देगा। आरबीआई कहता है पहले लोन लेने के लिए आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब 5% इंटरेस्ट देकर ही आप लोन ले सकते हो। तो कमर्शियल बैंक्स खुश होंगे, आरबीआई से पैसा बोरो करेंगे। आरबीआई से पैसा बोरो करेंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा है तो आम जनता को भी पैसा देंगे। आम जनता को पैसा देंगे तो आम जनता के पास में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। आम जनता डिमांड करेगी। डिमांड करेगी तो जो चीजें सस्ती हो रखी थी वो दोबारा महंगी होने लगेंगी, और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आ गया? सेकेंड है हमारे पास में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, हमारी सरकार की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में यानी कि आम जनता को बेचता भी है और आम जनता से खरीदता भी है। इसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार की सिक्योरिटीज को आम जनता को बेचता भी है और आम जनता से खरीदता भी है। इसे हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। इस पैसे को कैसे कंट्रोल करेंगे? इस पैसे को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो आम जनता को सिक्योरिटीज सेल कर देगा। आम जनता को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। आम जनता अगर सिक्योरिटीज खरीदेगी तो आम जनता को पे करना पड़ेगा। आम जनता के हाथ से पैसा जाएगा, पैसा आरबीआई के पास में जाएगा। पैसा जाएगा मतलब आम जनता के पास में मनी सप्लाई कम होगी। पैसे की सप्लाई कम होगी तो आम जनता डिमांड कम करेगी। डिमांड कम करेगी तो अपने आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही डिफ्लेशन की समस्या है, यानी कि चीजों की प्राइसेस गिर रही हैं क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। डिमांड क्यों नहीं करे? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम है। इन दैट केस आरबीआई आम जनता से सिक्योरिटीज परचेज करेगा। जो सरकार की सिक्योरिटीज आम जनता के पास में है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं, वो परचेज करेगा। बदले में आम जनता को आरबीआई क्या करेगा? पे करेगा। आम जनता को पे करेगा, आम जनता के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, आम जनता डिमांड करने लगेगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर हो गया?
थर्ड है हमारे पास में रेपो रेट। देखो ये जो रेपो रेट है ये एकदम बैंक रेट की तरह ही है। द रेट एट विच आरबीआई offers short term loans to the commercial banks by buying government securities in open market is called repo rate। सपोज मैं कहती हूँ ये एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, इसे शॉर्ट पीरियड के लिए पैसों की जरूरत है, थोड़े से टाइम के लिए, तो ये लोन किससे लेगा? ये लोन लेगा सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से। तो लोन तो इसने लिया ही है आरबीआई से, लोन लेने के साथ साथ में आरबीआई क्या करता है, एसबीआई से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेगा। क्या कर लेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेगा। आरबीआई एसबीआई को लोन तो दे रहा है बट लोन के बदले एसबीआई से क्या ले लेगा? कुछ सिक्योरिटीज ले लेगा। जब एसबीआई इस पैसे को चुकाता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा आरबीआई से खरीद लेगा। तो यहाँ पर भी तो एसबीआई को आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। आ गई बात समझ में? बैंक रेट जैसा ही है रेपो रेट, बस बैंक रेट में यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कोई काम नहीं था, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी काम है। क्या समझे? जब भी किसी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से अपने पापा से उधार लेता है। आरबीआई लोन तो दे देगा बट बदले में एसबीआई से सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेगा। जब एसबीआई इस पैसे को दोबारा चुकाएगा तब वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगा। और यहाँ पर एसबीआई जो आरबीआई को इंटरेस्ट की रेट पे करता है उस इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। तो आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगा भाई एसबीआई पहले आप 10% इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आपको 25% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है तो एसबीआई लोन नहीं लेगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करके थोड़ी ना लोन लेगा। एसबीआई लोन कम लेगा, एसबीआई के पास में खुद के पास ही पैसा कम है, आम जनता को भी पैसा कम देगा। आम जनता के पास में पैसा कम जाएगा, आम जनता की मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, आम जनता डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब चीजों की प्राइसेस गिर रही है क्योंकि आम जनता डिमांड नहीं कर रही, आम जनता डिमांड नहीं करी क्योंकि आम जनता के पास में पैसे की कमी है। तो आरबीआई बोलेगा पहले आप 10% इंटरेस्ट दे रहे थे, अब चलो एक काम कर दो 4% ही इंटरेस्ट दे दो। तो अच्छा है, एसबीआई खुश होगा, खुश होके और ज्यादा लोन लेगा। एसबीआई के पास में पैसा ज्यादा आया, एसबीआई आम जनता को भी पैसा ज्यादा देगा। आम जनता के हाथ में पैसा आएगा तो आम जनता डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो अपने आप कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फोर्थ है हमारे पास में रिवर्स रेपो रेट। देखो रिवर्स रेपो रेट जो पीछे देखा है उसका जस्ट उल्टा है। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। क्या मतलब हुआ? देखो ये कमर्शियल बैंक है, मैंने कहा एसबीआई, और ये है हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। देखो जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत थी तो वो पैसा किससे बोरो कर रहा था? आरबीआई से। हो सकता है कमर्शियल बैंक्स के पास में सरप्लस पैसा है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, तो वो अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कराएगा? आरबीआई को डिपॉजिट कराएगा। जब हमारे पास में ही पैसा ज्यादा होता है तो हम बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं ना, तो सेम ऐसे ही एसबीआई भी अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कराएगा? आरबीआई के पास में। और जब लोन ले रहा था तब इसे भी तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था ना, तो अब अगर अपना पैसा डिपॉजिट करा रहा है तो डिपॉजिट पर भी इसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या समझे? जब कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराते हैं तो बदले में उन्हें आरबीआई क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। मैं कहती हूँ कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइसेस बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगाई है। प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। लोग डिमांड ज्यादा कब करते हैं? जब लोगों के हाथ में मनी की सप्लाई ज्यादा है, तो इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। देखो पहले आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा था 10%, आरबीआई ने बोला भाई अब मैं तुम्हें इंटरेस्ट 25% दूंगा, तो ये एसबीआई बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि यार पहले तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा था डिपॉजिट पर, अब 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम हमारा पैसा और डिपॉजिट कराएंगे आरबीआई के पास में, और डिपॉजिट कराएंगे। जैसे ही कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पैसे की कमी हो जाएगी तो आम जनता को पैसा कम मिलेगा। आम जनता को ऐसा कम मिलेगा तो आम जनता के हाथ में मनी की सप्लाई कम होगी, आम जनता डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी तो जो चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं सही होगी और कंट्री में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वही कंट्री में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब चीजों की प्राइसेस गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। डिमांड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम है। तो ऐसे में आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा। पहले 10% इंटरेस्ट दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को, अब बोलेगा मैं तो 2% ही इंटरेस्ट दूंगा। तो ये एसबीआई सोचेगा यार मुझे 2% ही इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं आरबीआई को अपना पैसा क्यों जमा कराऊं?
हम ऐसी जगह पर हमारा पैसा क्यों डिपॉजिट कराएंगे जहां पर हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, सिर्फ 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा नहीं कराएगा, इसके पास में खूब सारा पैसा पड़ा रहेगा। वो पैसा एसबीआई आम जनता को लोन पर देगा, आम जनता को लोन पर देगा तो आम जनता के हाथ में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो आम जनता डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो अपने आप जो चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो सही होंगी और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आ गया। फिफ्थ है हमारे पास में CRR कैश रिजर्व रेशियो। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। इट रेफर्स टू द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है, जिसे बोला जाता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी हो रही है। क्यों महंगी हो रही है? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों करें? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है। तो आरबीआई बोलेगा मैं CRR बढ़ा रहा हूँ, पहले मैं 10% ही रिजर्व रखवा रहा था अपने पास में, अब मैं अपने पास में 30% रिजर्व रखवाऊंगा। जब आरबीआई खुद के पास में पैसा ज्यादा रखवाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास में पैसे की कमी आएगी, वो आम जनता को लोन कम देंगे। आम जनता को लोन कम देंगे तो ऑब्वियस ही बात है आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी, आम जनता डिमांड कम करेगी, डिमांड कम करेगी तो अपने आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो आरबीआई बोलेगा मैं CRR को कम कर रहा हूं, पहले आप मेरे पास में 10% रिजर्व रखवाते थे, अब मेरे पास में 5% ही रिजर्व रखवाओ। लोगों को ज्यादा जरूरत है, आप लोगों को लोन ज्यादा दो। तो कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन ज्यादा देंगे क्योंकि उन्हें रिजर्व कम रखवाना पड़ रहा है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अपने आप जो चीजों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो बढ़ने लगेंगे और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेम ऐसा ही होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फर्क सिर्फ इतना है, ये पैसा कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में रखवाते थे, ये पैसा कमर्शियल बैंक्स खुद के ही पास में रखते हैं एज अ रिजर्व। Every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in a form of liquid assets. हर बैंक को कुछ प्रपोर्शन अपना, जैसे CRR आरबीआई के पास में रखवाते थे, वैसे ही कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का खुद के पास में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में नहीं। और वो भी लिक्विड असेट्स की फॉर्म में। ये पैसा सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। तो ये भी एक रिजर्व ही है, बस आरबीआई के पास में ना रखवा के ये पैसा कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास में रखना है। इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। होगा सेम वही ही। इन्फ्लेशन में SLR यानी कि खुद के पास में ज्यादा रखो, लोगों को लोन पर कम दो, और अगर डिफ्लेशन है तो SLR कम कर देगी आरबीआई की, खुद के पास में पैसा कम रखो और लोगों को लोन पर ज्यादा दो ताकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज हो, लोग डिमांड करें और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये हम लोगों ने देख ली हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आगे आते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और ये 3 ही है हमारे पास में। पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मैं बैंक गई, लोन लेने गई, सपोज मैं लोन मांगती हूँ बैंक से 1 लाख रुपए तक का। बैंक मुझे बोलता है भाई कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाओ, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाओ, और जो गिरवी आप रखवाओगे उस कोलेटरल सिक्योरिटी की कीमत होनी चाहिए 1,10,000 रुपए। कितनी होनी चाहिए? 1,10,000 रुपए। कभी भी जब हम बैंक से बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं तो बैंक्स बोलते हैं आपकी कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवाओ हमारे पास में, ताकि अगर फ्यूचर में आप लोन का पैसा ना चुका पाओ तो हम आपका असेट बेचकर वो पैसा रिकवर कर ले। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,000 का, लोन मेरा 1 लाख का है, सिक्योरिटी में 1,10,000 रुपए की रखवा रही हूँ, तो ये जो बीच में 10,000 रुपए का डिफरेंस है, इस 10,000 को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, जितने की मैंने सिक्योरिटी रखवाई है और जितना मेरा लोन का अमाउंट है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, मनी सप्लाई लोगों के हाथ में ज्यादा है, तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। 1 लाख का लोन लेना है आपको, कोई ना, आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी 1,50,000 रुपए की। आरबीआई बोलेगा अगर 1 लाख का लोन लेना है तो सिक्योरिटी 1,50,000 की दो, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ के कितना हो गया? 50,000। अब आप लोन लेने से पहले सोचोगे, आप हेजिटेट करोगे कि 1 लाख के लोन के लिए 1.5 लाख की सिक्योरिटी क्यों रखवाऊं, तो आप लोन नहीं लोगे इजीली। लोन नहीं लोगे तो अपने आप कंट्री के अंदर क्या होगी? मनी की सप्लाई कम होगी। मनी की सप्लाई कम होगी यानी कि लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं डिफ्लेशन है तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। 1 लाख का लोन लेना है, कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटी सिर्फ 1,02,000 रुपए की ही रखवा सकते हो, इनफ है। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ 2,000 रुपए का। तो आदमी सोचेगा नहीं यार 2,000 एक्स्ट्रा की ही सिक्योरिटी रखवानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी लोन ले लेगा। लोन ले लेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे तो अपने आप कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकंड आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है
राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। आरबीआई जो है वो हर सेक्टर के लिए कोटास फिक्स कर देता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप इतने तक का ही लोन दे सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप इतने तक का ही लोन दे सकते हो, टर्शरी सेक्टर को आप इतने तक का ही लोन दे सकते हो। तो आरबीआई हर तरह की बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए कोटास फिक्स करता है। आरबीआई फिक्स्ड क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, और कमर्शियल बैंक्स उस लिमिट से ज्यादा किसी भी सेक्टर को लोन नहीं दे सकते। तो जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो उस टाइम पर आरबीआई क्या करता है, कोटा लगा देता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ही लोन दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना ही दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे। वहीं कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, यानी कि लोगों के पास में पैसा कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो ऐसे में आरबीआई जो है वो अपने कोटास को हटा देता है। वो कमर्शियल बैंक्स को बोलता है फ्री होके आराम से लोगों को लोन दे दो, आप पर किसी तरह का कोई कोटा फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही लोन देना है। वो चाहता है लोगों के हाथ में मनी सप्लाई जाए, लोगों के हाथ में पैसा हो, ताकि लोग डिमांड करें और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। लास्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन बहुत ही सिंपल सा है। इट मींस रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि भाई आपको मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करना है, जो मैं बोलूं वैसे ही करना है। कहता है जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो आप लोन देने में थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप रेस्ट्रिक्ट हो जाओ, आप इजीली लोन नहीं दोगे, लोन देने में आप नाटक करोगे। वही कहता है जब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, वाकई में लोगों को पैसे की जरूरत है, तो आप लिबरल हो जाओ, यानी कि फ्रीडम से फ्री होके लोगों को आराम से लोन पर दो। तो ये मॉरल सुएशन है, वो सिर्फ इतना कहता है जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आप स्ट्रिक्ट हो जाओ लोन देने में, और जब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो आप फ्रीली थोड़े से लिबरल होके आराम से लोन दे दो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए और कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब ये तीन छोटे छोटे से टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर थे, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सबसे इजी वाला देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैश रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक्स अपना कुछ पैसा एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास में रखवाते हैं, जिसे बोला जाता है सीआरआर, इसकी क्या जरूरत है। RBI uses these reserves to offer financial help to the commercial banks during emergencies। RBI के पास में ये जो कमर्शियल बैंक्स कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखवाते हैं, ये पैसा RBI यूज करता है कब, इमरजेंसी के टाइम पर। जब भी कमर्शियल बैंक्स के पास में किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, कमर्शियल बैंक्स के पास में किसी तरह की पैसे की कोई कमी आ जाती है, तब RBI इस पैसे को यूज करता है इमरजेंसी के टाइम पर। It enables the RBI to control money supply by increasing or decreasing CRR। यही जो रिजर्व है, 10% का रिजर्व रखना है, 20% का रिजर्व रखना है, पीछे हम लोगों ने देखा था CRR, इसी को कम या ज्यादा करके RBI कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो ये दो सिग्निफिकेंस थी कि जो कमर्शियल बैंक्स RBI के पास में पैसा रिजर्व के तौर पर रखवाते हैं, उसकी क्या जरूरत है। सेकेंड भी इजी है, हाउ मॉरल सुएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर। पीछे हम लोगों ने देखा ये मॉरल सुएशन, ये जो मॉरल सुएशन है इसके अंदर परसुएशन भी होता है और इसके अंदर प्रेशर भी होता है। परसुएशन मतलब पहले जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को प्यार से समझाता है कि आप मेरी बात मानो, आप मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करो। बट अगर परसुएशन काम नहीं करता, प्यार से चीजें नहीं फॉलो करी जाती, तो जो आरबीआई है वो उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। वो चाहे तो पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को बंद भी करवा सकता है। तो द आरबीआई ट्राइज टू परसुएड द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्शंस। शुरुआती में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करता है, नॉर्मली डायरेक्शन देता है कि मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करो। बट अगर परसुएशन काम नहीं करता तो आरबीआई जो है वो प्रेशर लगाता है, क्योंकि वो एपेक्स बॉडी है, वो पापा है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम का। अगर प्रेशर भी काम नहीं करता ना, तो आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को बंद भी करवा सकता है। लास्ट है हमारा व्हाट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो ये जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है वो इससे निकल कर आया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट से। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कोटास फिक्स करे जाते हैं। तो मान लो आरबीआई को लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिमांड नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है भाई आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फ्रीली लोन दे दो, यहाँ पर मैं किसी तरह का कोटा नहीं लगाऊंगा। वहीं अगर आरबीआई को लगता है कि टर्शरी सेक्टर में लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, गैम्बलिंग के अंदर लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई बोलता है भाई आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को इजीली लोन नहीं दोगे, यहाँ पर लोन देने में आप नाटक करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे। तो ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सोच समझ के पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, एक भेदभाव वाली पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, रिलेटिंग टू सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। वो सिलेक्टेड सेक्टर्स पर ही कंट्रोल लगाता है।
फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कुछ प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स होते हैं जहां पर लगता है हाँ यार यहाँ पर पैसा होना चाहिए, इस सेक्टर को पैसा दो, इस सेक्टर का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, मे बी एनकरेज्ड विद व्यू टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन इन दीज एरियाज। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप्स है, छोटी छोटी सी विलेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई बोलता है भाई यहाँ पर आप फ्रीली लोन दो, यहाँ पर क्रेडिट का फ्लो होना चाहिए, यहाँ पर कमर्शियल बैंक आप फ्रीली लोन दो। वहीं लगता है कि मान लो सट्टे के लिए पैसा की जरूरत है, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग वगैरह के लिए पैसे की जरूरत है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज है जहां पर ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भाई आप रेस्ट्रिक्ट हो जाओ, आप इन सेक्टर्स को इजीली लोन नहीं दोगे। तो समझ में आया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जहां पर लगता है भाई ये प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं, यहाँ पर लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, वहां पर फ्रीली लोन दो। जहां पर लगता है भाई इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, यहाँ पर अभी पैसे की जरूरत नहीं है, वहां पर लोन देने में आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो लोन के लिए। तो ये 3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने करा दिए। तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा बैंकिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मनी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करा था, आज बैंकिंग का वन शॉट रिवीजन कर लिया। तो ये दोनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि मैक्रो की यूनिट 2 का वन शॉट रिवीजन मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ तक का आपको पढ़ के रखना है, नोट्स बना के रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।